दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले दुष्परिणाम और हाल में हुए COP28 में क्या-क्या निर्णय लिए गए, इनकी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व में बढ़ती गर्मी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसका असर क्या पड़ने वाला है और क्यों दुनिया इतनी चिंतित है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पापुआ गियाना के पूर्व में 900 द्वीपों का एक समूह है, जिसे कि लोग द्वितीय विश्व युद्ध के जगह के रूप में भी जानते हैं और गर्म प्रशांत जल के लिए भी जाना जाता है। सोलोमन द्वीप समूह के नाम से जाना जाने वाला यह एक ऐसा स्थान है जहां समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक दर से बढ़ रहा है, जिसकी चिंता की लकीरें पूरी दुनिया को हैं। सोलोमन द्वीप 21वीं सदी के पहले डूबते द्वीपों का स्थान है। यहाँ समुद्रों का स्तर रिकॉर्ड तोड़ नई ऊंचाइयों तक बढ़ने के कारण 5 द्वीप समूह लगभग डूब चुकी हैं, यानी धरती से वो गायब हो। 6 द्वीप समूह ऐसा है जिसका कि 20% जमीन जो है वह समुद्र में सबमर्ज हो चुका है और 20 ऐसे द्वीप समूह हैं जो कि कभी भी जलमग्न हो सकती हैं और समुद्र में समा सकती हैं। और अपने देश के बगल में मालदीव की भी लगभग यही स्थिति है, कभी डूब सकता है। तो दुनिया की चिंता आप स्वतः समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अभी COP28 जिसका आयोजन दुबई में किया गया है, यह काफी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें कि बहुत खास निर्णय लिए गए हैं। और यह निर्णय केवल सोलोमन आइलैंड को बचाने के लिए किया गया हो ऐसा नहीं है। जो अमेरिका है, अमेरिका का भी ऐसा माना जाता है कि उत्तरी अमेरिका का 6 बड़ा शहर समुद्र में डूब जाएगा। तो अमेरिका के लिए भी चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, और वह भी तब जबकि वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। लेकिन इससे उस द्वीपों को बचाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समुद्र के जल को आप रोक करके नीचा नहीं कर सकते। इस जल स्तर को बढ़ाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफी बड़ा योगदान है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के योगदान की वजह से जो लगातार कार्बन का उत्सर्जन हुआ, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हुआ, कोयले से बिजलियां बनी, और इसके अलावा जो मीथेन गैस का, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट हुआ, यह सब मिल करके ग्लोबल वार्मिंग को काफी बढ़ा दिया है। और यह जिस गति से बढ़ रही है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि यह 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएंगे, और इसका मतलब ये 50 के ऊपर पार कर जाएंगी। लोगों के लिए जीना लगभग नामुमकिन हो जाए, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसी स्थिति विश्व में बन चुकी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए अब आप जागरूक नहीं होते हैं तो शायद यह काफी देर हो चुका होगा, और आपका आने वाला जनरेशन जो है इस यूनिवर्स से धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा। तो टेक्नोलॉजी के तौर पे, चूंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है आज के दिन में, तो टेक्नोलॉजी इस तरह की इवॉल्व करनी पड़ेगी कि हमारा जो एनर्जी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है, उससे हम कैसे माइग्रेट। यह परिचर्चा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा आयोजित किया गया था, और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां की विश्व समुदाय समाधान भी ढूंढ करके बता सकती है, और पूरी दुनिया को लामबंद कर एक मंच पर ला करके एक ग्लोबल स्ट्रेटजी वर्कआउट करने की कोशिश की जा रही है। यह ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या होगा, इसी की चर्चा करने के लिए यह आयोजन इस बार दुबई में किया गया। हालांकि आपको ये जानकर के बहुत आश्चर्य होगी कि जहां ये इसका जगह था, इस आयोजन का जगह, वह दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल फ्यूल सप्लायर कंट्री है, क्योंकि ये जो ओपेक है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, यही सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये गैस आपको नेचुरल गैस भी प्रोवाइड करती हैं, और इसी के साथ साथ जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती हैं। तो वहां पर उन्हीं के खिलाफ एक तरह से यह मोर्चा काम करने के लिए उनके जमीन पर ही उतरी। तो यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक स्थिति थी। लेकिन दुनिया का डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पे इतना है कि यह यूनाइटेड अरब अमीरात भी जानता था कि इतनी आसानी से जर्क रिएक्शन की तरह कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दुनिया की सारी अभी जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादातर फॉसिल फ्यूल पे ही निर्भर है, और इस टेक्नोलॉजी से जो माइग्रेशन होगा वो काफी समय लेगा। तो इस स्थिति में उसकी इकोनॉमी अभी चलती रहेगी। लेकिन यह भी सच है कि इस पे उनका डिपेंडेंस ऑयल इकोनॉमी से उनको भी अब माइग्रेट करने की जरूरत। तो P228 जो है, इसमें लगभग 200 हितधारक जो है, जिसको स्टेक होल्डर्स कहते हैं, ये इसमें शामिल हुए थे, जिसमें कि आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि जीवाश्म फ्यूल के उपयोग को वैश्विक स्तर पर कम किया जाए। लेकिन आने वाले दिनों में इसे लागू कैसे किया जाएगा और क्या इसकी रूपरेखा होगी, इस पर भी चर्चा हुई। सभी हितधारकों में जो 200 हितधारक इसमें शामिल हुए थे, उनके बीच में यह सहमति बनी कि यह व्यवस्था एक उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत व्यवस्था होगी, और इसमें यह तय हुआ कि जो जीवाश्म
ईंधन है उसमें पर्याप्त कमी लाना ही पड़ेगा और उसके लिए इस दिशा में आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है, जिस पर की आम सहमति बनी। इसमें यह भी तय किया गया कि 2050 तक जो जीवाश्म ईंधन है उसके उपयोग को नेट जीरो कर दिया जाए और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दशक होगा वह यही दशक होगा। यानी अभी जो दशक चल रहा है 20 से 30 का दशक, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा जिसमें कि बहुत त्वरित गति से प्रयास करने की जरूरत महसूस की गई है। उसी तरह ग्रीन हाउस गैस, इसके ऊपर भी GHG जिसको कहते हैं, इसके ऊपर भी काफी सघन चर्चा हुई है, मंत्रणा हुई है, जिसमें कि लक्ष्य केंद्रित होते हुए 2030 ईस्वी तक इसमें 43% की कमी कर दी जाए। बेस ईयर 2019 को माना गया है, तो उससे 43% कम करना है। यानी 2019 में जो ग्रीन हाउस गैस जितनी उत्सर्जित हो चुकी थी उससे 43% कम करना है, जबकि 2035 तक इसे इस बेस ईयर से 65% घटाना है और धीरे धीरे 2050 जाते जाते इसे नेट जीरो कर देना है। यह इस बात को लक्ष्य केंद्रित करके किया गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड, यानी कि जब जिस समय में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, उद्योग उतना विकसित नहीं हुआ था, उससे पहले जो वायुमंडल का तापमान था उस तापमान में मात्र 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी बढ़ोतरी ही मान्य होगी, क्योंकि उससे अगर ज्यादा जाते हैं तो समुद्र का जल स्तर निरंतर बढ़ते जाएगा और जीवन के लिए खतरा बना रहेगा। एओसिस एक ऐसे 39 आइलैंडों का समूह है जो कि इस क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और उनको सबसे ज्यादा हानि हुई है और सबसे ज्यादा रिस्क उनके सबमर्जेंस का बना हुआ है। तो इस संस्था ने जो डैमेज हुआ है इनके लॉस को मेकअप करने के लिए एक फंड बनाने की मांग की थी, जिसको कि यह जो समिट हुआ है इसमें मोर और लेस मान लिया गया है कि ये डैमेज के लिए एक फंड बना दिया जाए। जिस गति से आज यह तापमान बढ़ रहा है, अगर यह निर्बाध गति से चलती रही तो लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तापमान और 50 के पार यह चला जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और मनुष्य के लिए जीना लगभग दुभर हो जाएगा, उनके जीवन पे रिस्क आ जाएगा। तो पूरी एक तरह से सृष्टि विनाश के कगार पे पहुंच जाएगी, जिससे बचाने के लिए सारे विश्व समुदाय एक मंच पर इकट्ठा हुए। इसके साथ ही मीथेन गैस को 2030 तक उपयोग से हटाने के ऊपर भी लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि यह अभी बाइंडिंग नहीं है, भारत ने इसका विरोध तो अभी नहीं किया है, लेकिन इस दिशा में भी वैश्विक समुदाय आगे बढ़ चुका है। इसे लॉस एंड डैमेज फंड का नाम दिया गया है। फॉसिल फ्यूल के उपयोग को डिस्करेज करने के लिए इनएफिशिएंट फ्यूल के ऊपर सब्सिडी घटाने की भी बात की गई है। हालांकि यह अभी मैंडेटरी नहीं है और इससे अभी भारत जो है वह एग्जेंटेड है, इसलिए भारत के यहाँ में जो कुकिंग गैस का इस्तेमाल हो रहा है उस पे अभी सब्सिडी भारत सरकार जारी रख सकती है, लेकिन दूरगामी समय में जाकर के यह सब्सिडी को विड्रॉ करना ही पड़ेगा और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्लीन एनर्जी के स्रोत के रूप में भारत में सोलर ऊर्जा के ऊपर काफी तेजी से मोदी सरकार काम कर रही है और एक लक्ष्य केंद्रित होकर के इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उसी के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम चल रहा है, विंड एनर्जी पे काम चल रहा है, गोबर गैस प्लांट पे काम चल रहा है और हाइड्रोजन फ्यूल पे काम चल रहा है। इसी के साथ साथ जो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां आ रही हैं उस पे भी काम चल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही हैं, तो इस तरह से और उसके भी कई सेल जो है डेवलप किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी, ताकि जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से यूएनएफसीसी के जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस डील को बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ फॉसिल इरा का संज्ञा दिया है, यानी कि फॉसिल फ्यूल का एक तरह से अंतिम कील इसमें ठोकी जा चुकी है और विश्व जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ तथा अन्य लोगों के साथ इस कंटेंट को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही मेरा सिर्फ मोटिवेशन होगा और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।